हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दीप सुपरविजन में। आशा करता हूं कि आप सभी पूर्ण समर्पण, उत्सुकता और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करने हेतु निरंतर प्रयत्नशील होंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम यूकेपीएससी ग्रुप सी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 1, बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3, ऑप्शन डी है भाग 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। अब भाग 3 की हम थोड़ी सी देख लेते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो भारत जो भाग 3 मौलिक अधिकार हैं इनको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ पे जो मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। 12 से 35 तक आर्टिकल में मौलिक अधिकार हैं और टोटल भारतीय संविधान है उसमें 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार टोटल 6 है। इससे पहले ये मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 1978 में जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार इसे 44 अमेंडमेंट या फिर 44 संशोधन के द्वारा, जो संविधान संशोधन होता है 44 संविधान संशोधन के द्वारा इस जो संपत्ति के अधिकार को यहाँ पर से हटा दिया गया था। अब ये मौलिक अधिकारों में नहीं है, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है अब वो आर्टिकल 300 ए के अंदर यहाँ पे रख दिया गया है। अब जो संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार यहाँ पे बन गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज तो है कि 44 यहाँ पे संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, लेकिन मैं अगर बात करूं कि 44 आर्टिकल क्या कहता है, यहाँ पे एक इससे रिलेटेड पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि अगर 44 वाली बात आती है तो आपको याद करने में आसान होगा। अगर 44 संशोधन की बात मैं कहूँ तो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। यहाँ पर 44 संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, लेकिन जो 44 आर्टिकल है उसमें समान नागरिक संहिता की यहाँ पे बात की गई है। और समान नागरिक संहिता जो अपनाने वाला जो फर्स्ट राज्य है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है बार बार, तो इसका नाम है गोवा। जो गोवा राज्य है यहाँ पे समान नागरिक संहिता अपनाने वाला फर्स्ट यहाँ पे राज्य है। और यहाँ पे एक चीज और है कि जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में, ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। अब हम और ऑप्शन की तरफ भी यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय संविधान के भाग 1 में राज्यों की यहाँ पे बात कही गई है और जो राज्य हैं यहाँ पे कहा गया है कि जो भारत है वो राज्यों का यहाँ पे संघ है, राज्यों का संघ है। यहाँ पे भारत के विषय में कहा गया है कि जितने भी राज्य हैं टोटल भारत में, उनको मिला करके भारत देश बना हुआ है। और भारत देश में टोटल यहाँ पे 28 अभी वर्तमान में राज्य हैं और इसी के साथ 8 यहाँ पे जो यूटीज हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है डाटा, क्योंकि अभी हाल ही में जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग जो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं तो उसके बाद डाटा बदला हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि 28 राज्य भारत में और 8 यूटी यहाँ पे भारत में। अभी यहाँ पे हम भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 में कहा गया है नागरिकता के बारे में। नागरिकता कि भारत में किस प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है और कौन व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। इसमें 5 से 11 तक जो आर्टिकल है संविधान में, उनमें नागरिकता की यहाँ पे बात कही गई है। और एक साथ ये भी है, आपको ध्यान रखना है कि भारत जो देश है उसमें एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे अमेरिका जैसे देश हैं तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वैसे ही भारत में केवल एक नागरिकता है। हर व्यक्ति जो भारत के विभिन्न राज्यों में रहता है वो केवल भारत का ही निवासी माना जाएगा। और यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि नागरिकता के लिए भारत में 5 प्रकार से यहाँ पे नागरिकता दी जाती है, हमको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ पे से देख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है जो जन्म से भारत के नागरिक हों। जन्म से जब भारत की नागरिकता मिलती है तो उनके लिए प्रावधान है कि जो 26 जनवरी जब गणतंत्र दिवस होता है, 26 जनवरी 1950 से जो भारत में जन्मा हो या फिर उसके माता या पिता कोई भी एक भारत के निवासी हो तो वो भारत का यहाँ पे नागरिक माना जाएगा। सेकंड है यहाँ पे वंश के आधार पर नागरिकता। यहाँ पे वंश के आधार पर जिनका जो वही चीज है, जैसे कि जिनके माता पिता भारत के निवासी हैं तो वो भी भारत के निवासी ही मान ले जाएंगे, यानी कि जिनका जो वंश भारत का है तो वो भारत के निवासी माने जाएंगे। थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर जो नागरिकता मिलती है उस ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पॉइंट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नागरिकता का जो प्रावधान है उसमें पंजीकरण का क्या मतलब है। तो पंजीकरण के आधार पर उन लोगों को नागरिकता मिलती है जो 5 वर्षों से भारत में रह रहे हों। कोई भी विदेशी व्यक्ति जो 5 वर्षों से भारत में रह रहा है या भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत रह रहा है, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत रह रहा है, तो उसे भारत की यहाँ पे नागरिकता दे दी जाएगी। फोर्थ यहाँ पे जो प्रकार है नागरिकता का वो है देशीकरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। देशीकरण में यहाँ पे प्रावधान है कि 10 वर्षों तक जो भारत का निवासी हो, मतलब कि जो विदेशी व्यक्ति जो 10 वर्षों से भारत में रह रहा हो या भारत में निवास कर रहा हो, तो उसे भी यहाँ पे भारत की जो नागरिकता है वो यहाँ पे दे दी जाएगी। 5वां और अंतिम पॉइंट है नागरिकता का कि भूमि विस्तार। ध्यान रखना है भू विस्तार
तो इस पॉइंट में कहा गया है नागरिकता के विषय में क्षेत्र ही भारत में समाहित हो जाता है या फिर भारत उसका अधिग्रहण कर लेता है तो उस क्षेत्र में जितने भी यहाँ पे निवासी होंगे वो भारत के निवासी उसके बाद यहाँ पे मान लिए जाएंगे। तो इन 5 पॉइंटों के आधार पर या 5 प्रकारों के आधार पर भारत पे नागरिकता यहाँ पे दे दी जाती है। भाग 2 में यहाँ पे नागरिकता की यहाँ पे बात की गई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 5 से 11 जो आर्टिकल है उनमें नागरिकता की यहाँ पे बात कही गई है। अगला है भाग 4, इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। भाग 4 में क्या कहा गया है भारतीय संविधान के, तो भाग 4 में नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनकी यहाँ पे बात कही गई है। नीति निर्देशक तत्व, यहाँ पे जो निर्देशक तत्व हैं उनकी यहाँ पे भारतीय संविधान में बात कही गई है भाग 4 में, और ये आर्टिकल 36 से 51 तक है। तो इनको भी यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से बनाए गए हैं। कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य से, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इसका। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य से बनाए गए हैं और राज्य सरकार इनको जो है लागू करने के लिए नागरिकों को, मतलब राज्य सरकार इनको लागू करती है तभी ये नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, उनको भी इस वीडियो में हम यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ आर्टिकल में हम जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं उन आर्टिकल को यहाँ पे देखेंगे। जैसे आर्टिकल 40, यहाँ पे आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की यहाँ पे बात कही गई है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बार बार पूछा जाता है कि जो ग्राम पंचायत है इनकी बात किस आर्टिकल में कही गई है यहाँ पे। तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों की यहाँ पे बात कही गई है। इसी के साथ आर्टिकल यहाँ पे 44 है, मैंने भी पहले भी बता दिया आपको, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक जो संहिता है उसमें भी वो ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ एक आर्टिकल और है आर्टिकल 48 को, तो ये आर्टिकल भी आपको ध्यान रखना है। ये आर्टिकल कहता है पर्यावरण संरक्षण के बारे में कि हम सभी को पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट, ये जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनको आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ एक लास्ट आर्टिकल और है जो आर्टिकल भाग 4 के अंतर्गत आता है, वो भी है आर्टिकल 50। इसमें कहा गया है कार्यपालिका प्लस जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका, इसके पृथक्करण की यहाँ पे बात कही गई है। जो इनका अलग अलग कैसे होते हैं, इनके कार्य क्या अलग अलग हैं, तो इस विषय में यहाँ पे बात यहाँ पे कही गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 आर्टिकल, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 48 को और आर्टिकल 50, ये आपको चारों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और हर बार ये पूछे भी गए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, पहले भी ये चारों आर्टिकल पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तो आपको ये बिल्कुल याद कर लेने हैं। भाग 4 के अंतर्गत आते हैं नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कचूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है और कचूरी राजवंश के बारे में हम यहाँ पे इस पॉइंट में देखेंगे। तो इसका ऑप्शन है बसंतपुर, कटारमल, कार्तिकेयपुर, जोशीमठ या फिर गोविसाण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कार्तिकेयपुर जोशीमठ। जो कचूरी वंश की जो पहली जो प्राचीनतम राजधानी थी वो कार्तिकेयपुर जोशीमठ में थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा कचूरी राजवंश के बारे में देख लेते हैं। जो कचूरी राजवंश है जो ये लगभग 700 से 1050 ईस्वी के आसपास जो शासन कर रहे थे ये लोग, कचूरी राजवंश के लोग। और जो इनका जो संस्थापक था या फिर फाउंडर वो था वसंत देव। ये ध्यान रखना है आपने इस पॉइंट में, वसंत देव। तो इसके साथ ही जो कचूरी जो शब्द है वो किसने दिया था? वो दिया था एक इतिहासकार है एटकिंसन। तो इन्होंने कचूरी शब्द यहाँ पे दिया है। कचूरी राजवंश के जो कार्तिकेयपुर कार्तिकेयपुर के जो राजा थे उनके लिए यहाँ पे कचूरी शब्द यहाँ पे एटकिंसन ने दिया है। कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है, तो यहाँ पे भी ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ जो वसंत देव था उसने जोशीमठ में यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण कराया, उसका नाम था नरसिंह मंदिर। तो यही पूछ लेता है कि नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये वसंत देव ने कराया था। कहाँ कराया था? जोशीमठ में कराया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इस जो क्वेश्चन में हम अदर जो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कटारमल। कटारमल के बारे में जैसे भी आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले से ही। तो कटारमल क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कटारमल फेमस ये जगह है, ये अल्मोड़ा जिले में आती है, अल्मोड़ा जिले में। और इसी के साथ जो कटारमल है ये फेमस है सूर्य मंदिर के लिए। कुमाऊं का सूर्य मंदिर है, यहाँ पे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, उसके लिए कटारमल प्रसिद्ध है। और सूर्य मंदिर के बारे में यहाँ पर सूर्य जो जितने भी उत्तराखंड में सूर्य मंदिर मिले हैं और जो भारत में जितने भी सूर्य मंदिर मिले हैं, तो सूर्य मंदिरों का जो संबंध होता है वो शकों से होता है। एक शक राजवंश था प्राचीन समय में, तो शकों ने ही जो सूर्य के मतलब सूर्य की उपासना करते थे, तो इन्होंने ही यहाँ पे भारत में सूर्य की जो जितने भी सूर्य के मंदिर हैं वो शकों ने ही यहाँ पे बनाए हैं। तो शकों के निवास की यहाँ पे पुष्टि होती है सूर्य मंदिर से कटारमल अल्मोड़ा में। और जो ये कटारमल का जो सूर्य मंदिर है ये बनाया था कटारमल देव ने। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसका एक ऑप्शन ये है गोविसाण। इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि गोविसाण किससे कहते हैं, यहीं पे हम इसे देख लेते हैं। गोविसाण है काशीपुर में एक जगह का नाम है, काशीपुर को ही गोविसाण के नाम से भी जाना जाता है या फिर काशीपुर में ये जगह है गोविसाण। तो इसको ध्यान रखना है आपने। गोविसाण का मतलब होता है गाय की सींग या फिर गाय का सींग, ये आपको ध्यान रखना है। विसाण का मतलब होता है सिंह और गो का मतलब होता है गाय। तो इसका जो शब्द विच्छेद है वो गाय की सिंह है इसका अर्थ। यहाँ पे गोविसाण में जो गोविसाण की जानकारी मिलती है वो चीनी यात्री थे, एक चीनी यात्री ह्वेनसांग।
और जो ह्वेनसांग है इनकी जो यात्रा वृत्तांत है इससे यहाँ पे गोविसाण में एक बार आए थे, तो इसलिए गोविसाण यहाँ पे प्रसिद्ध है। और गोविसाण से ही यहाँ पे जो कुषाण वंश है इतिहास में, कुषाण और यहाँ पे जो कुषाण वंश है उनकी यहाँ पे मुद्राएं यहाँ गोविसाण जो काशीपुर से प्राप्त हुई है, यानी कि वो गोविसाण में भी जो कुषाण शासक थे उनका गोविसाण में उनका राज्य विस्तारित यहाँ पे था। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जो ह्वेनसांग है ये हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं इस सारी चीजों में से। तो फ्रेंड्स आज हमने कुछ जो प्रश्न है उनका यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी और ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या फिर कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहेंगी और इसके साथ साथ जो उत्तराखंड के अदर जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स की वीडियो भी धीरे धीरे इस चैनल पर आती रहेंगी। और ये सीरीज तो क्वेश्चन की सीरीज और जो एनालिसिस की सीरीज है ये भी चलती रहेगी, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इसके लिए एक छोटी सी कॉपी अलग से भी बना सकते हैं जिसमें छोटी छोटी चीजें नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम्स में भी आए हैं तो उन क्वेश्चनों को यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि उन क्वेश्चन के जो अदर ऑप्शन होते हैं उनको भी हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि अगर इस बार किसी एक जो पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन बना है तो हो सकता है कि उसके जो अदर ऑप्शन है अगली बार उनसे क्वेश्चन बन जाए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है उन चीजों के बारे में और आप लगे रहिए इस एग्जाम की तैयारी के लिए। आशा करता हूँ कि आप सभी सफल होंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।